आफ्टरनून क्लास। अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं इसमें सिलेबस का एज पर योर मिड टर्म। ठीक है, बाकी जब आएंगे तो आगे से स्टार्ट करते हैं। आपका जो मिड टर्म में सिलेबस है टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 4 तक है, और ये ई बुक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है, आपके बैचमेट ने प्रोवाइड कराई है। इस ई बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक स्टिक मार रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपको करने हैं कवर। ठीक है, क्लियर क्लास? ठीक है, चैप्टर 1 के 1.1, 1.2, 1.3, then 1.6, 1.7। क्लियर? ये 1.5 भी आएगा आपका एज पर योर सिलेबस। ये चैप्टर नंबर सीरियल नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड इंट्रोडक्शन, सीरियल नंबर 1 इसको कवर करता है ये। चैप्टर नंबर 2 में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ये कवर करता है आपका सीरियल नंबर 4। क्लियर? क्लियर है क्लास? ओके सर। और आपके एक चैप्टर नंबर जो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ये आपको जो वीडियो लेक्चर्स में बताया थे ग्राफ था आपका, और ये आपका इसमें भी कवर हो जाएगा 1.3 ये 3.5 में ये रहा टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ये आपका सिलेबस है मिड टर्म का। फुल सिलेबस की बात करूँ अगर आपकी मैं इस सेमेस्टर की, तो चैप्टर नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस अप टू 9। चैप्टर नंबर 9 तक आपका सिलेबस है आपका। क्लियर? ये पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है आपका सिलेबस इतना ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई डाउट रहा? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में करी थी। डेंसिटी का फॉर्मूला करा था हमने। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो जी स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 अपॉन रो, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ विद डेंसिटी ऑफ वाटर। देन इस बेस पे हमने ये कन्वर्जन्स पढ़े थे, लीटर टू मीटर क्यूब, एंड देन हमने आंसर्स निकाले थे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्टिंग में किए थे हमने।
वही है आपके ये। अगेन 1 लीटर पेट्रोल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो उसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट निकालना है 1 लीटर पेट्रोल पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.7। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है। वॉल्यूम आपको कन्वर्जन फैक्ट की पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन अब यहाँ से डेंसिटी क्या होता है, एस इंटू रो वाटर का, आपका डेंसिटी निकल गई। डेंसिटी से आपने जी से मल्टीप्लाई किया रो जी, तो आपका स्पेसिफिक वेट निकल गया। एंड स्पेसिफिक वेट अपन वॉल्यूम किया आपने, तो आपका स्पेसिफिक वेट निकल गया। वेट अपॉन वेट आपका यहाँ से आ गया। एक सेकेंड, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विस्कोसिटी। ये अभी भी मैंने कवर नहीं किया था, इंट्रोड्यूस किया था खाली। जिससे आप फ्रिक्शन पढ़ते हो सॉलिड्स के अंदर। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which is measured as the some issue with the software। एक मिनट रुकिए। हाँ क्लास, अब आपको दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है? जैसे ठीक है, सॉरी टेक्निकल ग्लिच आ गया सॉफ्टवेयर में। हाँ, विस्कोसिटी। Viscosity is defined as the property of fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over the another layer of fluid। दो लेयर फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस यानी जो फ्रिक्शन होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। when two layers of fluid at a distance dy, अगर दो फ्लूइड एंड लेयर फ्लूइड की distance of dy apart move over one another at different velocities, say u and u plus du as shown in figure 1.1, the viscosity together with the relative cause of shear stress acting between the fluid layers। जब एक लेयर फ्लूइड की दूसरी फ्लूइड की लेयर के ऊपर डिफरेंट स्पीड से मूव करती हैं और डिस्टेंस उनका डी वाई होता है, तो उसमें एक शेयर फोर्स एक्ट करती है। और शेयर फोर्स मैथमेटिकली आपको कहते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। एंड में जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मूव करते हैं तो इक्वेशन बनती है आपकी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। और कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन विस्कोसिटी, सॉरी। म्यू आपका कहलाएगा कोएफिशिएंट डायनामिक विस्कोसिटी। और ये इक्वेशन को आपको याद रखना है। आपके क्या कहते हैं, डायरेक्टली इस इक्वेशन बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर? क्लियर है क्लास? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है मुझे आपसे। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी। एक सेकंड, अब आ रही है? यस सर। अब आ रही है सर। इस इक्वेशन को याद रखें आप। आपको इस टाइम पेन नहीं, सिर्फ कर्सर दिखेगा मेरा, कर्सर को पॉइंट करिए। अभी पेन नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ा है, हैंग कर गया सॉफ्टवेयर दूसरा। इसको याद रखिए इस इक्वेशन को आपको, ठीक है?
आपके मोस्ट न्यूमेरिकल्स इनिशियली इस इक्वेशन पे बेस्ड होंगे आपके। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस है फॉर्मूला आपका। अगर म्यू को मैं इक्वल टू इक्वेट करूँ तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। इसकी अगर मुझे डायमेंशंस निकालनी है क्या होंगी, यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया, वेलोसिटी की Yes, sir. लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस की 1 अपॉन में है लेंथ। अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी इसकी यूनिट निकल के आती है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको यूनिट को याद रखोगे, इसकी यूनिट आएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट है एसआई सिस्टम के अंदर। सीजीएस भी होती है, वहां फोर्स की यूनिट होती है डाइन, मीटर की डिस्टेंस की होती है आपके सेंटीमीटर, तो वहां पे होगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. कन्वर्जन है आपका एक यूनिट दूसरी यूनिट की कन्वर्जन दे रखे हैं आपके। अगर आप सीजीएस से एसआई, एसआई से सीजीएस या केजीएफ से एसआई में जिस भी सिस्टम से आप जाना चाहोगे उस सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करने पड़े। ठीक है? जनरली आप पॉइज यूज होता है, ये आपकी कभी कभी आ जाती है यूनिट का एग्जाम गेट के अंदर, तो इस कन्वर्जन को ध्यान दोगे। 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि इस वो रहेगा डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइज बोलते हैं, इसका नाम है यूनिट का पॉइज। तो कभी कभी कन्वर्जन्स के लिए ये आती है तो उसमें आप ये याद रखोगे आपकी विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू पॉइज में गिवन हो सकती है, तो आप कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एसआई सिस्टम के अंदर। ये रिलेशनशिप है 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। ये तो पूरा मेथड आपको याद, कन्वर्जन पता होना चाहिए, नहीं भी तो कम से कम इतना याद होना चाहिए एग्जाम गेट के लिए आपको। गेट में कुछ क्वेश्चंस में है म्यू आपके पॉइज के अंदर। क्लियर? Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक पे चलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। म्यू ऊपर थी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आपका था ऊपर, ये डायनेमिक कोएफिशिएंट डायनामिक विस्कोसिटी थी, और आपको सिर्फ डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका म्यू अपॉन रो। क्लियर? एंड इसकी यूनिट होगी आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अगर आप सीजीएस से एसआई में करेंगे तो हम बोलते हैं इसको स्टोक, एंड 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए। अब एग्जाम में आपका विस्कोसिटी आपकी कौन सी गिवन है, काइनेमेटिक गिवन है, डायनामिक गिवन है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपका नाम भी नहीं गिवन है, उस पर खाली लिख दी विस्कोसिटी इज इक्वल टू 10 स्टोक्स, तो आपको क्लियर जान जाएगा सही स्टोक मेंशन्ड है तो आपको गिवन है आपका न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये अल्फाबेट को बोलते हैं न्यू, वी नहीं है, इसको बोलते हैं न्यू, ग्रीक अल्फाबेट है आपका। एंड अगर आपकी उसमें गिवन है पॉइज में गिवन है, देन आपकी डायनामिक विस्कोसिटी म्यू गिवन है आपको। ये आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड गिवन है, देन इसका डायनामिक विस्कोसिटी, एंड आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, देन इट इज आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। तो आपका खाली एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर खाली विस्कोसिटी मेंशन्ड है और ये मेंशन नहीं है काइनेमेटिक है या डायनामिक है, तो आपको उसकी यूनिट से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी विस्कोसिटी गिवन है। क्लियर? कभी कभी गेट के क्वेश्चंस के अंदर खाली विस्कोसिटी लिख देते हैं, मेंशन नहीं करते डायनामिक है या काइनेमेटिक है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यूनिट क्या दे रखी है उसकी। एंड कभी कभी डायरेक्टली दे रखी होती है, तब आप चेक कर सकते हो कि काइनेमेटिक या डायनामिक कौन सी गिवन है, तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए। क्लियर? Yes, इस sir. इक्वेशन को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी।
नेक्स्ट में चलते हैं। विस्कोसिटी टेम्परेचर कैसे वेरी करेगी? एनी आइडिया? अगर मैं इसको भी हटा दूं स्क्रीन पे से, क्या होना चाहिए वेरिएशन विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ? इंक्रीज कम हो जाएगी। कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। जैसे आप किसी भी लिक्विड को हीट करोगे तो उसकी टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या है? एक तरह से फ्रिक्शन। आपकी एग्जांपल कितना अच्छा है। ऑयल होता है, घर में घी देखा है, तो ठंडा होता है तो गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है दो लेयर्स के बीच में। जैसे उसको हीट अप करते हो पतला हो जाता है, इजिली फ्लो करता है, तो उसकी विस्कोसिटी आपकी कम हो रही है। इस एग्जांपल से कभी नहीं इसको लिंक को भूलोगे, विस्कोसिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। क्लियर? यस सर। ऑयल भी एक आपका फ्लूइड है ना आपका, जो घर में कुकिंग ऑयल यूज करते हो। ठंड में जाड़ों में गर्म होता है और ठंडा होता है तो हार्ड होता है, फ्लो कम होता है उसमें से। हीट अप करोगे उसे तो फ्लो ज्यादा हो जाता है। इस वजह से याद रखना, फ्लूइड से केस के अंदर विस्कोसिटी हमेशा डिक्रीज करती है लिक्विड से केस के अंदर। यही पढ़ते हैं, इसमें ये लिखा है टेम्परेचर अफेक्ट्स द विस्कोसिटी। The viscosity of liquid decreases with increase in temperature, while viscosity of gases increases with the increase in temperature. ये क्लियर है क्यों? लिक्विड के अंदर आपका डिक्रीज हो रहा है, गैसेस में क्या हो रहा है? जस्ट दी ऑपोजिट, इंक्रीज कर रहा है। रीजन बताओगे क्यों? गैसेस के अंदर जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, आपके फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमनेस इंक्रीज कर जाती है। जो फोर्सेस ऑफ फोर्सेस ना आपकी मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है रैंडमली इंक्रीज कर जाता है, तो उस चक्कर में आपकी कोलिजन ज्यादा होते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है गैसेस के अंदर आपकी। क्लियर? लिक्विड के अंदर जो प्रीडोमिनेंट फोर्सेस ऑफ विस्कोसिटी गवर्न करती है वो पार्टिकल्स के कोहेजन के ऊपर डिपेंड करती है, एंड गैसेस में मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर। क्लियर? अगर इजी लैंग्वेज में समझो, यस सर। जैसे गैसेस को हीटअप करोगे, उसके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं काफी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है काफी डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे हीटअप होंगे उनके अंदर मोमेंट स्पीड बढ़ जाएगी, आपस में रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएंगी, आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलिजन होगा तो मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा आपका, एंड उसकी वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है गैसेस के अंदर इंक्रीज कर जाएगी, हेंस द विस्कोसिटी विल इंक्रीज। लिक्विड में कम होती है एंड गैसेस में इंक्रीज करती है। फॉर्मूला आपका ये है, अगर आपकी एक स्टैंडर्ड 0 डिग्री पे म्यू नॉट अगर विस्कोसिटी है आपकी, तो टी टेम्परेचर पे क्या विस्कोसिटी होगी, इसका फॉर्मूला ये है आपका। अल्फा एंड बीटा आपके कांस्टेंट्स हैं विस्कोसिटी के लिए, कांस्टेंट फॉर द लिक्विड, हर लिक्विड के लिए वेरी करेंगे। ये वाटर का एग्जांपल दे रखा है, ये है। गैसेस के लिए फॉर्मूला ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। क्लियर? अब हमने नेक्स्ट स्लाइड टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स ये हमने पढ़े थे। जो फ्लूइड क्या कहते हैं, न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू बाई डी वाई, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। जो फॉलो नहीं करते उनके आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हैं आपके, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल प्लास्टिक, आइडियल सॉलिड, आइडियल फ्लूइड। अगर आपकी शेयर स्ट्रेस 0 है तो आपका फ्लूइड होगा आइडियल फ्लूइड, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उसके अंदर। एंड अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, मूव ही नहीं कर रहा, तो यानी उसके अंदर लेयर्स आपकी वो हो जाएंगी आइडियल सॉलिड। सॉलिड के अंदर डी बाई डी वाई 0 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस इन्फिनिटी है। क्लियर? ये लाइन जो है न्यूटोनियन फ्लूइड की ये है, डी बाई टाउ इज इक्वल टू, जो फॉलो कर रही है इक्वेशन आपकी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई। और इसके अंदर इनिशियली जो ये इनिशियल वैल्यू है, एंड देन उसके बाद आपका आइडियली क्या कहते हैं फ्लूइड आपका इनिशियली आपका सॉलिड है फ्लूइड एक लिमिट तक, और उसके बाद आपका फ्लूइड जो सैंपल है आपका फ्लूइड की तरह बिहेव करता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर की।
इनिशियली बिहेव करेगा सॉलिड की तरह एंड देन बिहेव करेगा लिक्विड की तरह। क्लियर? इसके एग्जांपल्स भी नीचे पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। The velocity distribution of a plate is given by mu is equal to 2/3y minus y square, in which u is the velocity meter per second and y the distance meter above the plate. Determine the shear stress at y equal to 0 and y equal to 1.5. Take dynamic viscosity of a fluid is equal to 8.63 poise. तो आपको mu given है poise के अंदर और u given है आपका ये, तो du by dy निकाल लेंगे। आती है डिफरेंशिएशन आपको कैलकुलस, इसका डिफरेंशिएशन 2/3 इसका 2y du by dy निकाला y इक्वल टू 0 पे, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, du by dy y इक्वल टू 0.5 सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। पॉइस को कन्वर्ट किया आपने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के अंदर। इक्वेशन इतनी है, आप y इक्वल टू 0 पे निकालोगे ऐसे निकलेगी, y इक्वल 1.5 पे इस तरह से निकलेगी। क्लियर? Yes, समझ sir. में आया du by dy किस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन गिवन होगी। आपको u की इक्वेशन गिवन होगी y के टर्म्स के अंदर। y कहां से लेना है? डिस्टेंस फ्रॉम दी प्लेट। अगर कोई प्लेट है आपकी, एक सेकंड,
क्लास स्क्रीन दिख रही है? यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। जब वॉइस अगर नहीं आ रही हो तो मुझे बोल सकते हो, टेक्स्ट चैट में मत भेज के माइक ऑन बोल सकते हो कि वॉइस नहीं आ रही है। ओके सर। न्यूमेरिकल से गो थ्रू करिए। सिर्फ बेसिकली एक ही रिलेशनशिप के पूरे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं आपके सारे ये। टाउ इज इक्वल टू म्यू यू बाय टी वाई। बाकी जो आप सपोर्टिंग आपके फॉर्मुलेज हैं उनको यूज करेंगे एंड कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलस यूज हो रही है यहाँ पे बेसिकली अभी, एंड इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनको प्रैक्टिस करिए। किसी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आती है मुझे बताइएगा। क्लियर? वन पॉइंट फोर अभी नहीं करना आपको, अभी डेट सिलेबस में टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। Compressibility is the reciprocal of the bulk modulus of elasticity K, which is defined as the ratio of compression stress to volumetric strain. Consider cylinder. तो आपका क्या कहते हैं, अगर सिलेंडर कंसिडर का पिस्टन में कितना कंप्रेस हो रहा है फ्लूइड, उसके बल्क मॉडुलस है इंक्रीजिंग प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको K कहते हैं, एंड कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/K। क्लियर? इस रिलेशनशिप को याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी। हाँ, किसी को क्या डाउट है? नो सर। नो सर। आप इसको याद रखेंगे इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल्स के लिए। और यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज गिवन है, नेगेटिव साइंस मींस वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो नेगेटिव साइन यहाँ दिख रहा है आपको, ये इसका मीनिंग ये सिग्निफाई कर रहा है ये। अब इस क्वेश्चन पे इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं 1.23। अब इसको छोड़ दीजिएगा, गैसेस को यहाँ पे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट हो रखी है, रिलेशनशिप्स को इसको भी छोड़ दीजिए प्रोसेसेस के लिए। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस ये बाद में कवर करेंगे, ठीक है। नॉर्मल न्यूमेरिकल जो आपका ये वाला है 1.23, इसको देखिए, एंड 1.24, इसमें आपको बल्क डेंसिटी निकालनी है, K निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड, pressure of the liquid increased from 7 to 130 Newton per centimeter square, and the volume of liquid decreases by 0.15%. dP आ गया ये आपका dV by V 15% है, सब्स्टिट्यूट करा, आपका निकल गया आंसर। अगर आपको बोला जाए कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले दोगे तो आपको वो भी निकल जाएगा। क्लियर? Yes sir. Say what is the bulk density of liquid which is compressed in a cylinder from volume at this pressure to volume A। आपको V1 P1 P2 दोनों दे दिए, तो आपको इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, चेंज इन वॉल्यूम निकल गया। अगेन आपको इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर निकल गया, आपको ये रेशियो निकल गया dV by V का, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करा एंड आपको डायरेक्टली आपका K निकल गया। कोई दिक्कत न्यूमेरिकल्स के अंदर? No sir. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लोगे। एंड वैसे कन्वर्जन है सेंटीमीटर का मीटर, मीटर का सेंटीमीटर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी, ये आपको कवर कराए थे मैंने आपका सेकेंड लेक्चर के अंदर। सरफेस टेंशन क्या होती है, कैपिलैरिटी क्या होती है, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। Surface tension is defined as the tensile force between the surface of the liquid in contact with the gas or surface of between two immiscible liquids such that contact surface behaves like a membrane under tension।
आपको सरफेस टेंशन वाटर की देखनी है, एग्जांपल है तो एक पानी का ग्लास में पानी भरिए, टॉप तक पहुंचने के बाद भी आप अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को ग्लास के अंदर भरेंगे तो आप देखेंगे जो ग्लास का लेवल होता है उसके ऊपर भी पानी निकल जाता है, फिल्म बन जाती है। ये प्रॉपर्टी वाटर की कहते हैं सरफेस टेंशन, इसी प्रॉपर्टी को, कि वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा, एक मेम्ब्रेन बन रही है, फॉर्म हो रही है, और उस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं लिक्विड की सरफेस टेंशन। इसको डोनेट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा एंड यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अगर इसका डायरेक्टली फॉर्मूले पे फोकस करें, सीधा फॉर्मूला इसका आता है, अगर आपका हॉलो बबल है तो सरफेस टेंशन फॉर्मूला होगा प्रेशर डेवलप इन दी, इसका प्रेशर से अगर इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला निकलेगा P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी, और आपका ड्रॉपलेट है तो आपका फॉर्मूला होगा P इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी। ये दो इक्वेशंस को याद रखने का, इक्वेशन 1.14 एंड इक्वेशन 1.15 डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं इस इक्वेशन बेसिस पे। और हॉलो बबल के लिए सरफेस टेंशन या प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है एंड ड्रॉपलेट के अंदर सरफेस टेंशन कितना डेवलप हो रहा है। क्लियर? इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखिएगा आप। अगर लिक्विड जेट है तो फॉर्मूला आपका होगा P इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L अपॉन L इंटू डी। डायरेक्टली इक्वेशंस के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद एयर इज दिस मच, आपको सिग्मा गिवन है, द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, बाहर के प्रेशर से इतना प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, डी निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है ड्रॉपलेट के लिए, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी, सब कुछ गिवन है, सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, the surface tension of droplet of 40 mm when the inside pressure is this much, आपको सिग्मा निकालना है। फॉर्मूला है हॉलो बबल, सोप बबल है। सोप बबल क्या होता है, हॉलो होता है, साबुन का जब बबल बनता है अंदर से हॉलो होता है, अंदर एयर होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी। आपको P गिवन है, D गिवन है, सिग्मा निकालना है, जरा सब्स्टिट्यूट करिए एंड देन सॉल्व इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी यही है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर दिस मच एंड प्रेशर दिस मच, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ सरफेस टेंशन इज गिवन एज 0.0725। आपको प्रेशर आउटसाइड ड्रॉपलेट गिवन है कितना है, सरफेस टेंशन गिवन है, आपने प्रेशर निकाल लिया इनसाइड द ड्रॉपलेट 4 सिग्मा बाय डी से। इनसाइड कितना प्रेशर होगा, टोटल इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा, P प्लस आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर कितना गिवन था आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एक्सेस निकल गया इस फॉर्मूले से, P इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी, एंड इनसाइड एक्सपेक्टेड प्रेशर कितना हो गया, भागा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस तो प्रेशर डेवलप करा सरफेस टेंशन की वजह से, दोनों को आपने एडअप किया, आपका इनसाइड द ड्रॉपलेट जो प्रेशर होगा वो होगा P प्लस प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, और आपका आंसर आ गया ये। क्लियर? ये फॉर्मूला जो है P इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी या 8 सिग्मा बाय डी, ये बाहर से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसके वैल्यू दे रहा है। बाहर का प्रेशर से एक्सेस कितना प्रेशर हो रहा है उसकी वैल्यू आपको ये स्मॉल पी से मिल रही है इस फॉर्मुलेशन। बाहर का जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, किसी भी चीज पे एयर अपना प्रेशर लगाती है, आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट यूनिट में वही पढ़ेंगे आपका प्रेशर क्या होता है ना, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर क्या क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला फिनोमेना है कैपिलैरिटी। ये आपने देखा होगा जब वॉल्स के अंदर घरों में जब सीलन आती है पानी का, बारिश के टाइम में धीरे धीरे देखोगे वॉल्स के ऊपर नीचे मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती हैं, तो वाटर या कोई भी लिक्विड जब उसको एक कैपिलरी एक्शन से ही वाटर राइज करता है आपकी किसी भी सरफेस के अंदर, उस फिनोमेना को ही बोलते हैं कैपिलैरिटी। डेफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे, कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस in a relatively small tube related to the adjacent general level of the liquid when the tube is held vertically in the liquid। आपके घर के केस में अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर है,
उसमें आपकी घर की वॉल में मॉइस्चर आ रहा है तो सक्शन हो रहा है, वाटर की फिनोमेना होता है, वो राइज करता है एंड कैपिलरी आपके वॉइड्स मिल जाते हैं, कैपिलरीज मिल जाती हैं वॉल के अंदर, तो उसमें वाटर आपका उस जैसे राइज कर जाता है। उसी फिनोमेना के अंदर आपका मॉइस्चर देखोगे घरों के अंदर नीचे सीलन दिखेगी कभी कभी अगर बारिश के टाइम के अंदर, तो ये फिनोमेना उस वाटर को कहते हैं कैपिलैरिटी वाटर के। एक्सप्रेशन इसका होता है आपका कैपिलरी राइज होगा फॉल होगा, ये फॉर्मूला है आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटी, डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब, कॉस थीटा होता है कांटेक्ट एंगल, ये थीटा। आपका लिक्विड जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उसका जो मैनेज कैसे बन रहा है उसका कांटेक्ट एंगल कितना है उसको बोलेंगे आपका थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड द ग्लास ट्यूब, या कोई भी सरफेस जिसके आपका एंगल कांटेक्ट हो रहा है। तो आपको कभी इस फॉर्मूले को याद रखना है, एंड वाटर एंड ग्लास ट्यूब के बीच में, क्लीन ग्लास ट्यूब के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो आपका कैपिलरी का फॉर्मूला हो जाता है, राइस का फॉर्मूला 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। सिग्मा इज अगेन सरफेस टेंशन, एंड मरकरी के केस के अंदर या सिग्मा इज नेगेटिव मोर देन कॉस थीटा इज नेगेटिव, तो उसके अंदर इफेक्टिवली आपका उसमें आपका फॉल होता है। अगर मरकरी को ग्लास ट्यूब डिप करोगे तो जो उसका लेवल है ट्यूब के अंदर का मरकरी का वो डिप कर जाए, वाटर में राइज करता है और मरकरी के अंदर ही डिप करता है। ये कॉन्टैक्ट एंगल जो है इज मोर देन 90 डिग्री एंड कॉस इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है कॉस थीटा, जैसे पहले आपको डिस्कस किया था मैकेनिक्स में भी, क्वाड्रेंट्स की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू फॉर मरकरी इज 128। इसको याद रखोगे, गेट या कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर थीटा गिवन नहीं होता। अगर मरकरी गिवन होगा खाली आपको पता होना चाहिए वाटर के लिए 0 और मरकरी के लिए 128 डिग्री, ये दो वैल्यूज को आप याद रखोगे। बाकी थीटा की वैल्यूज को याद नहीं रखना आपको, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इस थीटा की वैल्यू को आप याद रखेंगे 128 डिग्री। कभी दे देते हैं कभी नहीं देते एग्जाम के अंदर वैल्यू। क्लियर? Yes, sir. इसको सेकेंडली दो चीजें याद रखोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज 13.6 जी ऑफ मर्करी। इसको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसको आप हमेशा याद रखोगे। सेम न्यूमेरिकल है, इसके अंदर कैलकुलेट द कैपिलरी राइज निकालना है ग्लास ट्यूब में, डायमीटर गिवन है, दो केस में है, वाटर में और मर्करी में। सरफेस टेंशन गिवन है आपको वाटर की, सरफेस टेंशन गिवन है आपको मर्करी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है मर्करी की, एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन है 130। यहाँ से राउंड ऑफ करके 130 में आपको एंगल गिवन कर रखा है। अगर एंगल नहीं गिवन होगा तो आप लोगे 128, और गिवन होगा जो एंगल गिवन होगा उसी को लोगे। अगेन आप इक्वेशन पुट करोगे, h इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपना रो जी डी, 4 इंटू सिग्मा जो गिवन है वाटर के केस के लिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है वाटर का, आपने फॉर्मूला पुट करा, आपका आ गया कितना राइज करेगा, 1.1 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा मरकरी के अंदर और वाटर के अंदर। मरकरी के अंदर मैंने पुट दी वैल्यूज, आपका 0.4 सेंटीमीटर ड्रॉप कर जाएगा, डिप्रेशन आएगा मरकरी के अंदर। क्लियर? सिमिलर न्यूमेरिकल्स हैं। अगेन आपको कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल निकालना है इसके। तभी आपको h गिवन होगा, d निकालना है, कितना मिनिमम डायमीटर होना चाहिए इस सरफेस टेंशन के लिए कि आपकी इसके अंदर इससे ज्यादा कैपिलरी राइज ना हो 0.2 mm से ज्यादा। ये वो कैसे कि h आपका 0.2 गिवन है, इससे ऊपर राइज नहीं होगा तो आपका मिनिमम डायमीटर ही है। डायमीटर बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, जैसे डायमीटर बढ़ेगा किसी भी ट्यूब का वैसे वैसे उसका हाइट ऑफ राइज कम होगा। इसलिए डायमीटर के इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आपका 0.2 डायमीटर है, कैपिलरी राइज से बियॉन्ड नहीं करना आपको, तो डायमीटर क्या होगा, तो मिनिमम डायमीटर इतना होना चाहिए, इसके ऊपर कितना भी डायमीटर होगा इससे कम ही कैपिलरी राइज होगा। मीनिंग इसका क्वेश्चन के अंदर ये है। सिमिलर अगेन आपको मिनिमम डायमीटर निकालने के लिए एग्जांपल्स मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है वेपर प्रेशर, आपके सिलेबस में है क्या अभी, क्या है?
इसलिए उसे अलग से मेंशन नहीं है टॉपिक है, पर फिर भी आप एक काम का कंपटीशन में आता है, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। पानी का स्टीम बनना या किसी भी लिक्विड का लिक्विड से गैस स्टेट में जाना उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। फिनोमेना आपने स्टार्टिंग से आप फिजिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हो। द वेपराइजेशन occurs because of continuous escaping of molecules to the free liquid surface. Consider अगर आप इसमें consider liquid say water which is confined in a closed bottle, closed vessel में confined है, ना अंदर से कुछ जा सकता बाहर, ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता। Temperature of a liquid is 20 degree Celsius and pressure is atmospheric. This liquid vaporizes water, आपको पता है बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जब वेपराइजेशन हो